तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, देखो लाइफ प्रोसेस में अभी तक आपने ये समझ लिया कि न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया है कि जो अलग अलग जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, जैसे अमीबा में देख लिया है या फिर पैरामीशियम में भी हमने देख लिया है कि वहाँ पे किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अब अपने लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन में इसको समझना कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, जहाँ जहाँ से आपका ये जो फूड पार्टिकल होगा ह्यूमंस में, आपको पता है कि आप लोग इनटेक कहाँ से कर रहे हो, माउथ से इनटेक कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ से ये पूरा ऑल द वे यहाँ से होते हुए सबसे पहले ये जो लाइन है ये है ऑसोफेगस। ठीक है, और फिर ये गया, ये है स्टमक, और स्टमक से होते हुए जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है पैनक्रियास और एक ये हल्का सा जो लाइन दिख रही है ये यहाँ से आ रही है, कहाँ से, गॉल ब्लैडर जो कि लीवर के पास है। ठीक है, तो मतलब जब वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है तो दो चीज़ें उससे कनेक्ट हो रही हैं, एक है बाइल डक्ट और एक होता है पैनक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो जो फूड है वो चला जाता है किस में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो नाउ ये जो पूरा पाथ है जहाँ से आपकी बॉडी में फूड एंटर कर रहा है, पास हो रहा है, और फिर लास्ट में मतलब पूरा जो पाथ उसने फॉलो किया, उस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आ रहा है? सो जहाँ जहाँ से हमारी बॉडी में फूड हो करके जाएगा उस पूरी पाइपलाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। समझ में आ गया इतना? नाउ अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट को पूरा डिटेल में समझना शुरू करते हैं। ठीक है, आपको ये पता लग गया कि सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, फूड सबसे पहले हमारे कहाँ पे आता है, माउथ में आएगा। ठीक है ना? अच्छा, माउथ में ना दो चीज़ें होती हैं, माउथ में फूड के साथ दो प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस क्या हुई कि यहाँ पे होगी क्रशिंग, और दूसरा होगा मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। जो आपका सलाइवा है वो फूड में मिक्स हो जाएगा, और दूसरा है कि फूड को क्रश भी कर देंगे। अच्छा, ये दोनों का जो एक मतलब मेन गोल है कि क्रशिंग का और मिक्सिंग ऑफ सलाइवा का, उसका एक जो मतलब जिसमें ये दोनों की दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है क्या, कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, सो जो उसमें जो फ्लो ऑफ फूड है वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ एंड सॉफ्ट होना चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पज़ क्रशिंग ऑफ फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड ऑल्सो जो आपका सलाइवा है वो भी उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, जिससे कि उसका जो पैसेज है वो कैसा हो जाएगा, स्मूथ पैसेज हो जाएगा, आराम से जो फूड है वो फ्लो कर पाएगा। इतना समझ में आ गया? उसके बाद ये जो सलाइवा है ना, इस सलाइवा का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि इसमें सलाइवा में एक होता है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, तो सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है, ये है एक एंजाइम। एंजाइम आपको पता है क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट। ठीक है, जो रिएक्शंस को प्रोसीड कराएंगे इन रिक्वायर्ड फॉर्म, बट खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, सो सलाइवरी एमाइलेज जो है ये सलाइवा के अंदर होता है, और सलाइवा जब फूड में मिला तो एग्जैक्टली वो किसका ब्रेक डाउन करेगा, तो वो ब्रेक डाउन करेगा, सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करेगा किसका, स्टार्च का। फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट है ना उसका ब्रेक डाउन कर रहा है। कौन कर रहा है, सलाइवरी एमाइलेज। कहाँ पे है वो, सलाइवा में है। ठीक है, और हमारे मुंह में लगभग 3 अलग अलग सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जहाँ से सलाइवा सेक्रेट होता है और हमारे मुंह में आता है। जो हमारे चिक्स हैं और जो टीथ हैं उनके बीच का जो जंक्शन है वहाँ पे एक होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, और टंग के नीचे। यहाँ तक समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, तो सलाइवा में क्या चीज़ है, सलाइवरी एमाइलेज है जो किसका ब्रेक डाउन कर रही है,
स्टार्च का ब्रेक डाउन कर रही है। अच्छा, किस में कर रही है? तो वो सिंपल शुगर में करती है। किस में? सिंपल शुगर में। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अभी तक काम सिर्फ एक चीज़ का ख़त्म हुआ है, किसका? कि जो वो फूड जो है जब वो ट्रैवल करना शुरू कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो सबसे पहला स्टॉप कहाँ पे है? माउथ पे है। और माउथ पे क्या क्या फंक्शनिंग हो रही है वो समझ में आ गई आप लोगों को? सबको समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है। अच्छा, इसके बाद फूड कहाँ पे जाएगा? अब नेक्स्ट है क्या? ऑसोफेगस। ठीक है। तो ऑसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फूड पाइप। ठीक है। और ये कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है? माउथ को किससे? स्टमक से। समझ में आ रहा है? ऑसोफेगस कनेक्ट्स माउथ टू स्टमक। ठीक है। अच्छा, एक जो यहाँ पे जो चीज़ मेंशन नहीं है वो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जो फूड ट्रैवल करता है नॉट ओनली इन ऑसोफेगस, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड ट्रैवल करता है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ कैसी? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है। एक रिदमिक फॉर्म होती है ये। ठीक है। कैसी मूवमेंट है? मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है? वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ध्यान रखना, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। वन वर्ड मतलब 1 मार्क्स क्वेश्चन ही आएगा, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जो रिदमिक मूवमेंट होती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, वो कौन सी मूवमेंट है? तो वो है कौन सी? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। समझ में आ रहा है अभी? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा, ये मूवमेंट होती कैसी है तो वो समझो। जैसे मान लो कहीं पे भी कोई सा भी एक छोटा सा स्पॉट ले लो जहाँ से फूड ने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। तो मान लो ये कोई कैनाल है, ये कोई पाइपलाइन है, इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल का कोई सा ही पैसेज मान सकते हो आप। ठीक है। फूड ने अगर यहाँ से इस तरफ जाना है ना, तो अच्छा ये इसकी लाइनिंग होगी, मतलब जैसे ये पूरी इसकी लाइनिंग होगी। ठीक है। जो भी पूरी कैनाल होगी उसकी अपनी खुद की तो वॉल होगी ना, वॉल की लाइनिंग होगी। अगर मान लो ये फूड है ना, ये मान लो ये फूड है, तो जहाँ पे फूड होगा वहाँ से ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये जंक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, आगे भी क्लोज्ड है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर दूसरा फूड का पार्टिकल रहा होगा तो ये तो लाइनिंग हो गई, यहाँ पे मान लो फूड पार्टिकल है, तो फिर उससे जस्ट पहले क्लोज्ड है, उसके बाद भी क्लोज्ड होगा। तो जो फूड है ना वो इस तरीके से करके आगे बढ़ता है कैनाल के अंदर। समझ में आ रहा है? जैसे से आगे बढ़ रहा है पीछे का पूरा क्लोज हो रहा है, ताकि वो उसमें बैक फ्लो ना हो। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एश्योर्स देयर मस्ट बी नो बैक फ्लो। और इसी वजह से जब आप लोग खाना खाते हो तो जो खाना है वो टूवर्ड्स स्टमक ही जाएगा। समझ में आ रहा है? उस फ्लो के लिए, उस मूवमेंट के लिए कौन सा मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि कहाँ पे होता है? तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में हो रही है। ठीक है। नॉट ओनली इन ऑसोफेगस, वो चाहे स्टमक हो, चाहे वो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, हर एक जगह पे। समझ में आ गया? अभी दोनों चीज़ें क्लियर हो रही हैं अभी? ठीक है। फिर फूड पाइप को हमने समझ लिया, इसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ पे हो रहा है वो भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट जो आता है वो है स्टमक। ठीक है। तो स्टमक को जरा समझते हैं कि स्टमक में क्या चीज़ें हो रही हैं। स्टमक, ये वाला पार्ट, ये है आपका स्टमक। ठीक है। अब स्टमक में जो स्टमक लाइनिंग होंगी, जो स्टमक लाइनिंग होगी, इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है। क्या होंगी? स्टमक लाइनिंग के अंदर कुछ ग्लैंड्स होंगी जो प्राइमरली 3 अलग अलग एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो उसमें से पहला तुम्हारा क्या है? HCl है, और दूसरा है तुम्हारा पेप्सिन, और तीसरा है तुम्हारा म्यूकस। बात समझ में आ रही है अभी? अब जरा हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि ये जो 3 एंजाइम्स हैं, कौन कौन से एंजाइम्स बताए मैंने? HCl, पेप्सिन और म्यूकस।
सो ये जो HCl है ना, ये आपका क्रिएट कर रहा है क्या, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब हमारे स्टमक में फूड के लिए कैसा मीडियम होता है, स्टमक मीडियम, एसिडिक मीडियम होता है। कहाँ पे, स्टमक में। अच्छा, ये जो एसिडिक मीडियम है वो किस लिए रिक्वायर्ड, किस लिए है, क्योंकि ये जो एंजाइम है ना पेप्सिन, ये एक्ट ही किस पे करता है, एसिडिक मीडियम पे करता है। एक्ट ऑन एसिडिक मीडियम, एक्ट ऑन एसिडिक मीडियम। इतना समझ में आ गया अभी। क्योंकि पेप्सिन एसिडिक मीडियम पे एक्ट करता है, इस वजह से हमारे स्टमक के अंदर HCl सेक्रीट होता है टू क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। जो फूड है उसके अंदर एसिड मिल जाएगा आपका, और वो पूरा फूड किस मीडियम में आ जाएगा, एसिडिक मीडियम में आ जाएगा। समझ में आ रहा है अभी तक, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। जब वो एसिडिक मीडियम में आ जाएगा तब आपका पेप्सिन उसके ऊपर एक्ट करेगा, और फिर करेगा क्या, तो ये करेगा पेप्सिन क्या, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। बात समझ में आ गई इतना? तो ये समझ में आ गया हमको कि भाई साहब पहली चीज़ HCl का फंक्शन क्या है, दूसरी चीज़ पेप्सिन का फंक्शन क्या है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है कि भाई ये म्यूकस क्या हुआ, फिर म्यूकस का क्या काम है। अब देखो ये जो HCl है ना, जो हमारे स्टमक में जो सेक्रीट हो रहा है HCl, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर का है। कोरोसिव नेचर, आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड और बेस होते हैं वो दोनों के दोनों ही कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है ना। और जो HCl है ना, HCl आपका आता भी स्ट्रॉन्ग एसिड में है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, ठीक है। तो इसका मतलब HCl का हमारे पेट में होना ही डेंजरस है। बात समझ में आ रही है अभी? सो उस डेंजर से बचाने के लिए हमारे पेट में जो सेक्रेट होता है वो है म्यूकस। म्यूकस होता है आपका बेसिक मीडियम का, बेसिक मीडियम। समझ में आ रहा है इतना अभी? म्यूकस किस में है, बेसिक मीडियम में है। अच्छा, तो फिर बेसिक मीडियम की वजह से क्या कर रहा है ये, तो ये न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, एसिड ऑन स्टमक वॉल। समझ में आ रहा है? ये स्टमक के अंदर नहीं कर रहा है ये, मतलब मान लो ये स्टमक है तो जो म्यूकस जनरेट हो रहा है ना वो इसकी बाउंड्री पे हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है, सो दैट कि स्टमक की बाउंड्री हैम्पर ना हो, जो स्टमक की जो मसल्स है ना वो डिटोरिएट ना हो, ठीक है। इसलिए म्यूकस कहाँ पे है, सिर्फ जो उसकी जो वॉल लाइनिंग्स है ना स्टमक की, उस पर तुम्हारा क्या लगा हुआ है, म्यूकस लगा हुआ है, सो दैट कि एसिड वहाँ पे उसको ब्रेक ना कर दे, ठीक है। तो एसिड अगर, जैसे एसिड अगर बीच में है तब तो वो यूज़फुल है हमारे लिए, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है और फिर पेप्सिन उस पर एक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर वो वॉल्स पे लगना शुरू हो जाएगा तो वॉल्स को जला देगा, और इतना डेंजरस होता है कि वो पूरे स्टमक को जला के बाहर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए म्यूकस का वहाँ पे वॉल्स पे होना ज़रूरी है, क्योंकि वो बेसिक मीडियम में है। जैसे ही एसिड वॉल पे लगने वाला होगा तो वो उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, एंड टू सेफगार्ड आवर स्टमक। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी स्टमक में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किसका ब्रेकडाउन हो रहा है वो भी समझ में आ गया। अच्छा, स्टमक के बाद आपका जो फूड है वो जा कहाँ पे रहे, तो स्टमक के बाद आपका फूड यहाँ से ट्रेवल करते हुए जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बात समझ में आ रही है अभी? तो अभी इतना समझ में आ गया कि स्टमक के बाद कहाँ पे जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। लेकिन जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उससे पहले दो चीज़ें, कौन कौन, एक है तुम्हारा क्या, पैनक्रियाज, एक है कौन, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज देता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और एक दूसरा है वो है बाइल डक्ट गॉल ब्लडर, मतलब अल्टीमेटली ये है लीवर के सेक्रीशंस जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। गॉल ब्लडर में जो लीवर का सेक्रेशन होगा वो स्टोर होगा, और बाइल डक्ट से होते हुए वो जो तुम्हारा ये पैसेज है इसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा है?
तो एग्जैक्टली क्या है, लीवर से ना आपका आता है बाइल जूस। लीवर से आता है क्या, बाइल जूस। अब बाइल जूस के फंक्शन को समझो। अच्छा, स्टमक से जो फूड अभी बाहर निकल रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए, वो कैसे मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। बात समझ में आ रही है अभी? तो इसका मतलब पहले उसका बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, एटलीस्ट न्यूट्रलाइज तो हो वो, ताकि जो फर्दर और जो एंजाइम्स हैं उसके ऊपर एक्ट कर सकें। समझ में आ रहा है? तो वो कन्वर्जन होने के लिए उसमें जो मिक्सर होता है वो किसका होता है, बाइल जूस का होता है। ठीक है, तो बाइल जूस क्या करता है कि अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट दी एसिडिक मीडियम इनटू अल्कलाइन। कौन कर रहा है ये, बाइल जूस कर रहा है। बाइल जूस का पहला फंक्शन ये है। ठीक है, अच्छा, बाइल जूस का ही एक दूसरा फंक्शन भी है। दूसरा फंक्शन क्या है वो समझो। स्टमक से, स्टमक तो कैसा है, ऐसा गोल सा दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा सा, तो उसके अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे ना, मतलब थोड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स में होंगे। ठीक है, तो जो फैट होगा, फैट भी किस में होगा, लार्ज ग्लोब्यूल्स में होगा। तो जो फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, कौन, जो बाइल जूस होता है। अच्छा, तो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होना ज़रूरी क्यों है, ताकि जो एंजाइम्स हैं ना इसके बाद के जो एंजाइम्स हैं वो, जैसे मान लो अगर इतना बड़ा कोई चीज़ है, मान लो कोई पत्थर है इतना बड़ा, ठीक है, और उसको मैंने किसी लिक्विड में डाल दिया, तो वो लिक्विड कितनी कितनी जगहों पे लगेगा, जो उसका सरफेस एरिया होगा उन्हीं पे लगेगा, और उसी लिक्विड ने ही एक्शन लेना है, मतलब कन्वर्जन उसी लिक्विड ने करना है, एंजाइम्स नहीं करना है। तो इसका मतलब अगर वो लार्ज ग्लोब्यूल होगा ना तो बहुत कम कन्वर्जन हो पा रहा है। अगर मैं इस बड़े से पीस को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दूंगा तो अब वो जो लिक्विड है वो इस सारी सरफेस पे लगेगा और यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है अभी? सो बाइल जूस का काम क्या था कि उसने फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक और द इंटेस्टाइनल जूस और द एंजाइम्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी इफेक्टिवली डन। समझ में आ रहा है अभी? दोनों चीज़ें क्लियर हुई? बाइल जूस के दो फंक्शन हैं। ठीक है, पहला फंक्शन क्या हो गया कि जो उसका एसिडिक मीडियम आ रहा है जो फूड का, उसको एल्कलाइन मीडियम में कर दो, मतलब बेसिक मीडियम में कर दो। और दूसरा, जो फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दो। और ये करने के लिए क्या लीवर खाने के साथ मिला है? नहीं। क्या लीवर अब उसके किसी पाथ में है? नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो अपने सेक्रीशंस को बना करके ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है, उस पाइपलाइन से जोड़ दे रहा है जिस पाइप से खाना आगे बढ़ रहा है। बात समझ में आई अभी? तो क्या फूड आपके लीवर में जाता है? नहीं जाता है। क्या लीवर फूड के किसी रास्ते में पड़ता है? नहीं पड़ता है। लीवर अलग है, वो अपना काम अलग कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो भी अपने सेक्रीशंस हैं वो एक पाइप लगा करके और खाने के साथ मिलाता रहा और फिर वो खाना आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया उससे जस्ट पहले, एक तो ये हो गया लीवर ने अपने सेक्रीशंस डाल दिए उसमें, और दूसरा है तुम्हारा पेनक्रियाज जो अपने सेक्रीशंस को उसमें डालेगा। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, तो जरा पेनक्रियाज के फंक्शन को भी समझते हैं। अब ये है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो है ये देता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में मेनली फूड के डिकम्पोजिशन, मतलब फूड के ब्रेकडाउन के लिए दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक है क्या, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। जरा एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। चेक करना भाई, स्पेलिंग सही है? कहाँ पे है ये?
लाइपेज हो गया और एक हो गया तुम्हारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ठीक है। ठीक है फिर सो ट्रिप्सिन जो है, अभी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। पैनक्रियाटिक जूस से मेनली फूड के ब्रेकडाउन के लिए दो चीज़ें आ रही हैं। कौन कौन सी? एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, ट्रिप्सिन का जो काम है ये है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, और लाइपेज का जो काम है वो है क्या? ब्रेकडाउन ऑफ फैट। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट कौन करता है? बाइल जूस कर रहा है। लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ फैट कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है? वो है लाइपेज। लाइपेज कहाँ से आ रहा है? पैनक्रियाज से आ रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कौन कर रहा है? ट्रिप्सिन कर रहा है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो स्टमक में हो रहा है वो कौन कर रहा है? पेप्सिन कर रहा है। समझ में आ गया? अभी डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं? ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस में दो चीज़ें हैं, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। दोनों का फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ जब ये सब चीज़ें, जो पैनक्रियाटिक जूस, एक आ गया आपका पैनक्रियाटिक जूस और एक आ गया आपका बाइल जूस, ये दोनों जूस मिल गए किसमें? खाने के साथ। जब खाना आपका कहाँ से, स्टमक से कहाँ पे आ रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा था। इतना क्लियर हो गया अभी? अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गए। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ से इस वाले पर्टिकुलर इस सेगमेंट से, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले सेगमेंट से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा भी आते हैं। अभी आप लोग जब थोड़ा इसको समझोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ये टॉपिक, मतलब ये जो पर्टिकुलर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ किसकी वजह से रहा है? स्मॉल इसका नाम इसलिए पड़ रहा है, स्मॉल इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है ना, द वॉल्यूम, जो उसका जो एरिया है, मतलब इसका जो वॉल्यूम इसके अंदर जो कंटेन किया जाएगा वो कम होगा। तो क्योंकि वॉल्यूम इसके अंदर कम होगा, इस वजह से इसका नाम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बट ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लंबाई में तो ये बहुत लंबा है, ठीक है, बट इसकी थिकनेस क्या है? बहुत पतली है। तो थिकनेस पतली होने की वजह से इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अदरवाइज लेंथ में तो ये सबसे बड़ा है, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा पार्ट यही है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तीन चीज़ों के लिए फैट, इसमें कहाँ पे है ये? हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, तो फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इन तीन चीज़ों के लिए ये है साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। मतलब इन तीनों चीज़ों का, फैट का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा डाइजेशन यहीं पे हो जाएगा। इसके बाद इसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसको साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन भी कहा जाता है। किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। अभी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो प्रोटीन्स आपके निकल रहे हैं ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही निकल रहे हैं। मैक्सिमम जो चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स आपको खाने के लिए चाहिए, मतलब हमारी पूरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ पे एक्सट्रैक्ट की जा रही है? फूड से, स्मॉल इंटेस्टाइन में की जा रही है। समझ में आ रहा है अभी? दूसरी चीज़ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अब एक चीज़ तो ये होगा कि भाई पैनक्रियाटिक जूस आएगा,
एक चीज़ ये हो गया कि बाइल जूस आएगा। अब इसके बाद भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स होती हैं वो इंटेस्टाइनल जूस सेक्रीट करती हैं। क्या करती हैं वो? इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रीट करती हैं। कहाँ पे? जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ग्लैंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इंटेस्टाइनल जूस को भी सेक्रेट कर रही हैं और फाइनल कन्वर्जन हो रहा है तुम्हारा किसका? जैसे प्रोटीन का। प्रोटीन का फाइनल कन्वर्जन किस में होता है? तो एमिनो एसिड्स में होता है। समझ में आ रहा है? फिर कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का फाइनल कन्वर्जन किस में होता है? ग्लूकोज में होता है, ग्लूकोज में। और जो फैट है उसका फाइनल कन्वर्जन होता है तुम्हारा फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। समझ में आ रहा है? अभी ये फाइनल कन्वर्जन है। कहाँ पे हो रहा है ये पूरा हो रहा है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी आप लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन की इंपॉर्टेंस समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अभी तो ये सिर्फ कन्वर्जन की बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है? वो है विलीज। विली, ये साइकिल वाला नहीं है, ठीक है। विली है तुम्हारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अच्छा, तो अब इसका ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो विलीज हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो अच्छा देखो क्या है, क्योंकि मान लो अगर ये पाइपलाइन, जैसे मान लो यही है, ठीक है ना, अगर ये कोई पाइपलाइन है, इसके अंदर से कोई चीज़ जा रही है और आपको पता है कि उसमें ये सब चीज़ें आपको मिल गई, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? ये सारी चीज़ें उसके अंदर से खींचना शुरू करेगी और बॉडी के ब्लड में मिलाना शुरू करेगी ताकि वो बॉडी के हर एक पार्ट तक ये चीज़ें पहुंच जाएं। यही तो होगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर मान लो ये पाइपलाइन है, वो इस पाइपलाइन में आपकी एसेंशियल सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए, ठीक है। और ये इतनी सी जगह है और आपको चाहिए कि भाई इसमें से कोई चीज़ ऐसी बच ना जाए, क्योंकि अगर यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं हुई तो फिर वो बॉडी के बाहर है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो फिर उसके बाद पानी का सीपेज होगा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो मतलब फिर वो किसी काम, अगर यहाँ पे अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर इसको एब्जॉर्ब कर लिया आपने इन चीज़ों को जो कि आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में हर जगह अच्छा न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा, आपकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ भी करेगी। तो देखो यहाँ पे ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमाइज हो जाए। सो देखो, अगर आप यहाँ पे कोई एक लेयर बना देते हो, ये लेयर मैंने बना दी जो एब्जॉर्प्शन क्रिएट कर रही है, जो एब्जॉर्प्शन कर रही है, जो चीज़ें यहाँ से जा रही होंगी उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है ना। अच्छा, एक लेयर मैंने इस तरीके से बनाई है, हाँ भाई, अब बताओ ज़रा ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कौन कर पाएगा, ये या ये? ऊपर वाली। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? अभी मान लो कि ये वॉल है, मतलब ये वॉल की अगर ये टॉप सरफेस मतलब एक ही लेयर है ना, तो यहाँ से सिर्फ ऊपर टॉप से हो रहा है एब्जॉर्प्शन। अगर मैंने यहाँ पे इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप कर दिया तो एब्जॉर्प्शन अब इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, हर एक जगह से हो रहा है। सो मतलब टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया वी हैव विलीज इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी आपको समझ में आ गया कि विलीज का फंक्शन क्या है? क्या है? टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया। समझ में आ रहा है? फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ भाई, अगर बाई चांस मान लो, इसका मतलब ये जो नीचे वाला है ना, ये इसका मतलब ये जो है
इसको भी कैसा होना पड़ेगा भाई, इसको भी आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल लाइनिंग है तो इतना समझ में आ गया अभी। अब एक बात मुझे ये बताओ कि ये जो एब्जॉर्प्शन है, क्या ये एब्जॉर्ब करके खुद अपने पास रखेगा? पूरी इसको बॉडी में सप्लाई करना है ना, तो पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को सप्लाई करने के लिए क्या चीज़ होती है? ब्लड होता है। तो इसका मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलीज है ना, ये जो विलीज हैं इनमें क्या चीज़ है? इसमें ब्लड भरा हुआ है, इसमें रिच ब्लड भरा हुआ है। ये जो विलीज हैं, ये जो भी एब्जॉर्ब कर रही हैं वो किस में दे रही हैं? वो डाल दे रही है किसमें? ब्लड में, ठीक है। ब्लड में उसको मिक्स कर देंगे, मिक्स फूड टू ब्लड टू ट्रांसफर इट टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। हाँ भाई, ये चीज़ समझ में आई अभी? तो विलीज का अपना सिग्निफिकेंट रोल होता है, और इन सब चीज़ों को जो इम्पोर्टेंस है वो एक ही किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसीलिए बोल रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। किसका? ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गया? तो इतना फंक्शन जब हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, वो ब्लड के थ्रू होते हुए बॉडी के और पार्ट्स तक भी चला गया, उसके बाद ये खाना कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। वापस आते हैं ज़रा इमेज पे। हाँ, तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से, जब ये इसमें पूरा काम खत्म हो गया, इसका फूड का पूरा काम खत्म हो गया, तब ये यहाँ से होते हुए किस में आ गया तुम्हारा? किस में? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये चला जाएगा बाहर। बात ये आती है कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है? तो वहाँ पे भी विलीज लाइक प्रोडक्शन होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं। उसका जो मेन रोल होता है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। जो तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे आपका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बोल दो या फिर वाटर बोल दो। कहाँ पे हो रहा है ये? लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो गया और उसके बाद फिर वो फर्दर कहाँ पे? एनस होते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। लास्ट जो पार्ट है वो है एनस, और यहाँ से जो भी अब जो अनवांटेड मटेरियल बचा है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है अभी? अच्छा, इस बीच में यहाँ पे चाहे मतलब जब भी, जैसे मान लो ये स्टमक वाला पार्ट है, तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जा रहा है तो वहाँ पे एक मसल लगी हुई होती है। मान लो ये पूरी मसल है जो कि स्टमक से निकलते हुए आ रही है, फूड पाइपलाइन जो कि स्टमक से निकलते हुए आ रही है, और ये आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ रही है। तो जहाँ पे वो जॉइंट होगा ना, वहाँ पे एक मसल्स होंगी, उसको बोलते हैं स्पिंक्टर मसल्स। समझ में आ रहा है? और वही सिमिलर स्पिंक्टर मसल्स तभी भी वहाँ प्रेजेंट होंगी जब वो जब वो तुम्हारा किसका एनस से होते हुए जब वो बाहर आ रहा होगा, तो यहाँ पे भी स्पिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। स्पिंक्टर मसल्स जो होती हैं वो कंट्रोल्ड बाय ब्रेन होती हैं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन इसके अलग अलग हैं, ठीक है। बस आप लोग इसका वो स्पेलिंग का ध्यान रख लो, ठीक है। जिन मसल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है? स्पिंक्टर मसल्स हैं। CHER, स्पिंक्टर मसल्स। ये जो मसल्स हैं ना, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट से प्रेजेंट हैं। इनका फंक्शन जो है वो क्या है? टू कंट्रोल द फ्लो। बात समझ में आ रही है? और इसको मतलब जब आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि स्पिंक्टर मसल्स को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। इनको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। और ब्रेन ये आपसे पूछ करके नहीं, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग ही कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो इनके कंट्रोल को कि अभी आप लोग अगर बैठे हुए हो
तो कोई यूरिनेट नहीं कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि बैठ करके कपड़े गंदे कर दिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्फिंक्टर मसल्स को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और वो स्पेसिफिक टाइमिंग पोजीशन को देख करके फिर ही वो उसको लूजन अप करता है। समझ में आ रहा है? और चलो यहाँ से जब ब्रेन की बात चले, खैर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे कि ब्रेन ऐसा नहीं है कि वो आपसे पूछ करके या आपको बता करके आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आपका ब्रेन आपकी बॉडी में बहुत सारे इवन मतलब जितने फंक्शंस आप लोग कर रहे हो ना, जो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मैं खुद से देख करके और समझ करके कर रहा हूँ, वो शायद 10 to 20% ही होगा। मोर देन 70% ऐसे फंक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं जो आपको बिना बताए आपका ब्रेन खुद से कर रहा है, ठीक है। जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आएगा तब इसमें और डिटेल में बात को समझेंगे। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताओ, ये पूरा समझ में आ गया और कुछ है इसमें?